अलग अलग स्कैम्स और एलिगेशंस देख रहे हैं आम आदमी पार्टी पे, चाहे वो लिकर स्कैम हो, रिसेंटली शीश महल हो, हर जगह चर्चा में था। अरविंद केजरीवाल के रूप में हमको एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने पूरी दिल्ली को छलने का काम किया। अब आप सोचिए, कोविड में जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, उस समय अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार बैठकर शराब की नीति बनाती है, मुझे पैसा कैसे कमाना है। कौन सी ऐसी सरकार होती है जो अपने ही हॉस्पिटल्स में एक्सपायरी डेट्स की दवा देती है कि ताकि उससे मुझे पैसा मिल जाए। ये उदाहरण अपने आप में अनोखा, मुझे नहीं लगता इतिहास में ऐसा होगा कि एक व्यक्ति अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाता है कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी बंगला नहीं लूँगा और सरकारी सुरक्षा नहीं लूँगा, और वो तीनों को धोता बताता है। और कांग्रेस से गठबंधन भी नहीं करूँगा। दूसरी बात, मुझे नहीं पता क्या होता, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। मुझे जो लोग बता रहे थे कि 5 स्टार होटल्स में भी जो उसमें जकूजी में कुछ पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स, वो 8 से 10 होते हैं जी। लेकिन इनके जो महल में लगा हुआ उसमें 36 है। झुग्गियों की प्रॉब्लम है, इंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 10 सालों में, और ऐसा लगता है कि कोई कंट्रोल ही नहीं है इस पर। तरीके से दे आर पुअर पीपल, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं, कोई समाधान नहीं है उनके पास भी। उनको जगह मिलती है, वो अपनी झुग्गी डाल लेते हैं। ये जिस अवस्था में रह रहे हैं वो मान सम्मान की ज़िंदगी नहीं है, और आपको इस पूरे पहलू को मानवीय दृष्टिकोण से देखना होगा। मैं पिछले 23 हफ्तों से एवरी संडे क्लस्टर्स में जा रहा हूँ। जी, मैं देखता हूँ आपकी वीडियो। हम उनसे एक ही सवाल पूछते हैं कि 10 सालों में आपको अरविंद केजरीवाल ने दिया क्या? तो सिर्फ झूठे वादे, इलेक्शन के दिनों में शराब का खेल होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जितने टैंकर शीला दीक्षित की सरकार में चलते थे उससे दुगने टैंकर अब चलते हैं। बिल्कुल। और उसी टैंकर माफिया को पालने का काम अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक कर रहे हैं। क्या काउंसलर के हस्बैंड का मुझे कॉल आया, लिटरली थ्रेट करते हुए कि आप ये ग्रुप से हटाइए और आप एक महिला से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैंने कहा आप मेरे साथ एक वुमेन कार्ड मत खेलिए, शी इज़ माई काउंसलर, यू आर नॉट। उनको पान खाने का शौक था, उन्होंने पान खाया और वो चलते चलते थूकने लगे। एक मराठी मानुष थे, वो आए उठ के चल के, मेरे उस मित्र को बोला कि थूकना है तो मेरे सर पे थूको, क्या बात, ये मेरी मुंबई है, मेरे को अपनी मुंबई साफ चाहिए। ये बात मुझे आज तक याद है। नमस्कार दोस्तों, अखिल कोठारी के चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा ऑनर है कि मेरे साथ दिल्ली के स्टेट प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। थैंक यू सो मच सर, मेरे घर पे आने के लिए और ये पॉडकास्ट करने के लिए। इट्स रियली एन ऑनर। नहीं, ये तो अच्छा है, मुझे आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है और इस माध्यम से हम कितने लोगों से बात कर पाएंगे। जी जी, और दिल्ली पे चर्चा कर पाएंगे। बिल्कुल। एंड मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आपने मुझे करीब 2-3 महीने पहले मैं आपसे मिलने आया था, आपने को प्रॉमिस करा था कि आप घर आके ही पॉडकास्ट देंगे और आपने घर आके ही पॉडकास्ट दिया, तो थैंक यू सो मच। पहले तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा कि अब आप कैसे हैं। हमने रिसेंट न्यूज़ देखी थी कि आपने यमुना में डुबकी लगाई थी और आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अभी तबीयत ठीक है, लेकिन वो जो अनुभव है वो एक ऐसा अनुभव है जिससे सीखने को मिला। जी। जब हम वहाँ गए थे तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि कुछ करना है। मन ये था कि भाई सरकार को बुलाया है, सरकार आके यमुना की स्थिति देखे। जी। लेकिन एज यूजुअल सरकार ने आना नहीं था। तो मैं तो माँ यमुना को एक तरह से प्रणाम करने गया था। लेकिन बचपन क्योंकि माँ यमुना की गोद में बीता है, पिताजी के साथ पूरा कार्तिक का महीना हम लोग वहाँ स्नान करने जाते रहे हैं, तो बस जैसे ही हाथ लगाया तो एक लगा कि इस माँ की जो दुर्गति है उसको दिल्ली का ही कोई बच्चा ठीक करेगा। तो उस आस्था के साथ और उस निश्चय के साथ माँ की गोद में गया और ये प्रण करके आया कि दिल्ली की जनता और माँ यमुना इतनी शक्ति दे कि हम माँ यमुना को निर्मल और अविरल बना सकें। जी बिल्कुल सर। जब हम अभी टीवी पे देखते हैं कितने सारे रिसेंटली पिछले 4-5 सालों में तो ज़्यादा ही हम अलग अलग स्कैम्स और एलिगेशंस देख रहे हैं आम आदमी पार्टी पे, चाहे वो लिकर स्कैम हो, रिसेंटली शीश महल हो, हर जगह चर्चा में था। कितने महंगा महंगा उन्होंने अपना घर बना दिया। लेकिन एक पब्लिक इमेज में जब अरविंद केजरीवाल आते हैं तो वो अपने आप को आज भी ऐसा शरीफ और साऊ इंसान दिखाते हैं कि पूरी दुनिया ही जैसे उनके पीछे पड़ी हुई है और वो ही एक शरीफ आदमी है। उस पर आपका क्या कहना है कि इस इमेज मेकिंग को भी टैकल करना बहुत ज़रूरी है? इस दिल्ली का दुर्भाग्य ये है कि
अरविंद केजरीवाल के रूप में हमको एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने पूरी दिल्ली को छलने का काम किया। अरविंद केजरीवाल जिन उम्मीदों के साथ सत्ता में आए थे और जिस परिवर्तन की वो बात करते थे, जी वो परिवर्तन नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी। पहला उन्होंने अपने ही जो उनके मेंटर्स जिसे कहें हम, चाहे वो अन्ना हजारे हों या अरुणा राय हों, जी उनको धोखा देने का काम किया। फिर जितने उनके क्लोज फ्रेंड्स थे जिन्होंने उस पूरे आंदोलन में उनकी मदद की, उनको उन्होंने धोखा देने का काम किया। और उसकी बाद उस दिल्ली की जनता को धोखा दिया जिसने उन पर विश्वास किया। मैं कई बार सोचता हूँ कि हम लोग कहानियों में नटवर लाल के बारे में पढ़ा करते थे कि एक पढ़ा लिखा आदमी जिसने अपनी पढ़ाई को अपराध में लगाने का काम किया। और आज जब इसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसने भी अपनी एजुकेशन को और अपनी समझ को एक प्लान के साथ कैसे मुझे लोगों को ठगना है उसमें यूटिलाइज किया है। लेकिन इनके जो स्कैम थे वो स्कैम नहीं थे, वो साजिश थी। अब आप सोचिए, कोविड में जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दिल्ली अपनी जान बचाने के लिए त्रस्त थी, उस समय अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार बैठकर शराब की नीति बनाती है। बिल्कुल, कि मुझे पैसा कैसे कमाना है। कौन सी ऐसी सरकार होती है जो अपने ही हॉस्पिटल्स में एक्सपायरी डेट्स की दवा देती है कि ताकि उससे मुझे पैसा मिल जाए। मतलब आपको लोगों की जान की परवाह नहीं है और डेवलपमेंट के नाम पे आप कुछ करते नहीं हैं। आप मतलब ये उदाहरण अपने आप में अनोखा, मुझे नहीं लगता इतिहास में ऐसा होगा कि एक व्यक्ति अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाता है बिल्कुल कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी बंगला नहीं लूँगा और सरकारी सुरक्षा नहीं लूँगा, और वो तीनों को धता बताता है। बिल्कुल। और कांग्रेस से गठबंधन भी नहीं करूँगा। हाँ, वो भी करा। और बंगला भी लेना है तो फिर इतना बड़ा लेना है कि पीछे के जो ऑफिसर्स फ्लैट हैं उसको तोड़वाने के बाद उसको भी कब्जा करना है। और जो अय्याशी वहाँ देखी है हम लोगों ने, जो सामान देखा है, वो अपने आप में स्पा बना है अपने आप में अद्भुत है। मैं वो देख रहा था अभी, एक जो वीडियो हमने शेयर किया है। अब जाकूज़ी बात मुझे नहीं पता क्या होता है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है जी। लेकिन मुझे जो लोग बता रहे थे कि 5 स्टार होटल में भी जो उसमें जाकूज़ी में कुछ पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स, जी वो 8 से 10 होते हैं जी। लेकिन इनके जो महल में लगा हुआ उसमें 36 हैं। और सर वो जो ब्रांड है ना कोल्ड स्टोन, वो मतलब आप मानिए टॉप ऑफ द टॉप ब्रांड है जकूजी का। अब मुझे तो उस ब्रांड का नहीं पता लेकिन जो मार्बल हम सुन रहे हैं, जो लग्जरी वहाँ है, जो सोफ़ा सेट्स हैं, टीवी में देख रहा हूँ कि 88 इंच के टीवी हैं, और जो टॉयलेट सीट्स का हम बता ही रहे हैं कि अब गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट हमने तो कभी सुनी नहीं, और वो 12 टॉयलेट सीट्स भी गायब हो गई वहाँ से। बिल्कुल। और यूपी में एक टोटी चोर सुना करते थे, यहाँ टॉयलेट सीट चोर हो गए। लेकिन दुर्भाग्य है इस दिल्ली का, और उन सब लोगों के लिए भी ये दुखद है जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ अरविंद केजरीवाल को चुनने का काम किया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से राजनेताओं की जो एक छवि को भी खराब करने का काम किया है। और अच्छे लोग राजनीति में जो आना भी चाहते हैं वो अब डरते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी ऐसा निकल सकता है। बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया कि 1 लाख नए यूथ आए और जो ऐसे आए जिनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो जी, तो मुझे लगता है कि लोगों को इससे सबक लेके आना चाहिए। और हम आजकल डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं तो हम हर चीज़ देखते हैं कि आजकल डिजिटल चोरी भी होती है गैजेट्स के हिसाब से। अरविंद केजरीवाल भी मुझे लगता है कि उन गैजेट्स का इस्तेमाल करके उन्होंने दिल्ली को ठगने का काम किया है। बिल्कुल। और दिल्ली को इस आपदा से निकलने में बहुत समय लगेगा। सर मैं भी उन 1 लाख यूथ में से हूँ जो आना चाहता है स्वागत है आपका। आप जैसे लोगों को आना भी चाहिए। जी जी। बहुत एक मेजर समस्या हमें दिल्ली में देखने को मिलती है, जो है यहाँ की
एमसीडी के इश्यूज क्या है सर, मैं इस पे बहुत सारी वीडियोस भी बनाता हूँ कि कहीं भी चले जाएं हम दिल्ली में, कहीं भी, चाहे शांति निकेतन हो या राजौरी गार्डन हो या ईस्ट दिल्ली हो, वेस्ट दिल्ली हो, नॉर्थ दिल्ली हो, साउथ दिल्ली हो, सबसे बड़ी समस्या जो मैं फेस करता हूँ वो है यहाँ के कचरे की। ऐसा लगता है कि दिल्ली को कचरे की नगरी बना दिया गया, मतलब दिल वालों की दिल्ली को कचरे की नगरी बना दिया गया, जहाँ देखो वहीं कचरा। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत हमें लगती है वो लगती है नॉन कोऑर्डिनेशन। कोई किसी को ब्लेम करता है, कोई किसी को ब्लेम करता है, वो कहते हैं हमारी दिक्कत नहीं, वो कहते हैं गवर्नर की दिक्कत है, वो कहते हैं एमएलए की दिक्कत है, वो कहते हैं काउंसलर की दिक्कत है। तो इसका समाधान हम कैसे निकालें, क्या सोल्यूशन है दिल्ली वालों के लिए इस चीज़? देखिए, कूड़े का जहाँ तक सवाल है, ये सिविक सोसाइटी को और सिविक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको करना है जी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हम लोग भी रहे हैं। जी। और अगर आप देखेंगे कि ओखला का जो ई वेस्ट प्लांट था वो माननीय गृह मंत्री जी ने प्रारंभ किया, लेकिन अगर सही मायनों में एक दिल्ली वाले की हैसियत से कहूँ तो इस कूड़े के निपटारा के लिए कभी भी ठोस नीति बनाई नहीं गई। खास तौर से ये पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जानबूझकर इसको और बढ़ाने का काम किया इस समस्या को। जी। क्योंकि एमसीडी में बीजेपी की रूलिंग थी, तो टाइम पे फंडिंग ना करना, टेंडर्स को रोकना, जानबूझकर सफाई कर्मियों की तनख्वाह रोकना, 6-6 महीने उनको पैसे नहीं मिलते थे, लगातार हड़ताल होती थी। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हम वाटर है या इलेक्ट्रिसिटी है या सैनिटेशन है, ये वो चीज़ें हैं जिस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उस पर राजनीति करोगे तो उसका परिणाम भी सामने आता है। पीपल सफर द मोस्ट। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे एमसीडी दे दीजिए, मैं 1 साल में दिल्ली साफ कर दूंगा। दिल्ली के लोगों ने दिया उनको, और अब जब लगभग 2 साल होने आ रहे हैं, 2 साल हो ही गए हैं, दिल्ली में हालत बद से बदतर हुई है। पहले 3 पहाड़ होते थे कूड़े के, अब जगह जगह पहाड़ बनने लगे। बिल्कुल। और हर जगह आप देख रहे हैं कि समस्या बढ़ती जा रही है। मैं अभी पीछे पढ़ रहा था कि भलसवा में जो सीएनडी वेस्ट का ट्रीटमेंट प्लांट है जी, वहाँ 3100 टन सीएनडी वेस्ट डेली अनट्रीटेड छोड़ा जा रहा है। रीज़न क्या है कि ट्रीट करने की कैपेसिटी नहीं है। तो ये क्यों नहीं बढ़ाया गया, जब हमको पता है कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ लगातार जनसंख्या का अनुपात बढ़ता रहता है। उस हिसाब से हमें उन चीज़ों को प्लान करने की ज़रूरत है। और दिल्ली को अगर हम ईमानदारी से काम करें, विज़न के साथ काम करें, तो ठीक कर सकते हैं। जी, हमने अभी उसमें करके दिखाया G20 में। जी बिल्कुल। तो लेकिन मल्टीपल एजेंसीज हैं, उसकी समस्या भी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके पास विज़न है और शिद्दत से आप काम करना चाहें अगर तो आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक घटिया राजनीति से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। बड़ी हम ट्रेंड देखते हैं जो जिसकी बात भी होती है बहुत, जो है डबल इंजन की सरकार की। सेंटर में भी सेम पार्टी रहे, स्टेट में भी सेम रहे, तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और अनेक और चीज़ें करना बहुत आसान हो जाता है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं कि क्यों ये ज़रूरी है दिल्ली में भी होना? मैं इस बात से सहमत हूँ और दिल्ली की जनता से चाहूँगा कि वो हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात का उदाहरण देखें। जी। डबल इंजन की सरकार का क्या फ़ायदा होता है वो इन सरकारों से समझ में आएगा। जब आप कोई पॉलिसी प्लान करते हैं और जब वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, और स्टेट में अगर अरविंद केजरीवाल जैसी सरकार हो, जैसे हमने आयुष्मान योजना में देखा, अगर 70 साल से ऊपर के लोगों को 5 लाख रुपए का फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, तो उसमें स्टेट को क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इसलिए नहीं करने देना कि वो प्रधानमंत्री की योजना है। बिल्कुल। तो उसको रोकना, इम्प्लीमेंट ना होने देना। तो उसी तरह से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी अगर मान लो केंद्र सरकार करना भी चाहती है और अगर स्टेट उसमें अड़ंगा हटाता है, मैं तो इसलिए बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, प्रगति मैदान टनल हमने बनाई, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था, 20% शेयर था इनका, नहीं दिया इन्होंने पैसा। लेकिन क्योंकि दिल्ली सफ़र हो रही थी तो उसको पूरा किया। इसी तरह मुंबई एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, उसमें मीठापुर वाला प्रोजेक्ट 1 साल तक डिले होता रहा। अल्टीमेटली गडकरी जी को आगे आके करना पड़ा, क्योंकि उससे पूरा एक्सप्रेसवे रुक रहा था, इफेक्ट हो रहा था। लेकिन इन्होंने अपना अप्रूवल नहीं दी। और अभी भी जब RRTS चल रहा है
एक बहुत मेजर हमारा प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का, मोदी जी का, तो कोर्ट को कहना पड़ा कि आप पैसे जमा कराएं। तो अगर एक स्टेट की ये हालत है कि वो डेवलपमेंट वर्क में भी पीछे है और ये नहीं चाहती कि कंट्रीब्यूट नहीं करती। मेट्रो में है, मेट्रो में भी अपना पूरा शेयर नहीं ये देते हैं, तो समस्या होती है। और मैं बड़े ईमानदारी से बता रहा हूँ, इंदौर को देखिए, बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है तो वहाँ सैनिटेशन नंबर 1 है। भोपाल देखिए, अहमदाबाद देखिए, अहमदाबाद में आप साबरमती फ्रंट देखिए, डबल इंजन की सरकार थी तो वहाँ साफ करके आज वहाँ टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। तो यमुना क्यों नहीं बन सकती? लेकिन यमुना में 8,500 करोड़ देने के बाद भी अगर वहाँ गंदा नाला है, तो दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए और एक सुंदर दिल्ली बनाने के लिए बिल्कुल यहाँ ज़रूरी है कि कम से कम 10 साल तक यहाँ डबल इंजन की सरकार हो, तो मुझे लगता है कि दिल्ली एक विश्व स्तरीय राजधानी बन पाएगी। सो एग्जैक्टली, ये कैपिटल है हमारी राजधानी है। इसको ऐसे देख के ही बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। और हमने तो दिल्ली को बचपन से, मैं तो पैदा यहीं हुआ हूँ जी, और हमने तो बचपन से दिल्ली को बढ़ते हुए देखा है। हमने वो दिल्ली भी देखी है जब हम कनॉट प्लेस पैदल आते थे तो आदमी नहीं मिलता था देखने को बचपन में। तो आज जब हम दिल्ली को देख रहे हैं तो दिल्ली में इतना मतलब अस्त व्यस्त लगती है कि लगता है कि इसको एक बार पूरा दिल्ली को ठीक करने की ज़रूरत है। और उसके लिए मुझे लगता है बिना केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली ठीक नहीं हो सकती। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है, जो 2 सवाल कनेक्टेड है, कि यहाँ पे एक और बहुत बड़ी समस्या पिछले 10 सालों में स्पेशली, जैसे मेरे फादर भी कहते हैं कि जो झुग्गियों की प्रॉब्लम है, जो एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 10 सालों में। और ऐसा लगता है कि कोई कंट्रोल ही नहीं है इस पर। हमारा मायापुरी में काम है, वहाँ पे हम देखते हैं कि कॉलोनीज़ खड़ी हो गई है पूरी पिछले 10 सालों में। अब जो वो लोग वहाँ रहते हैं उनको भी एक तरीके से दे आर पुअर पीपल, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं, कोई समाधान नहीं है उनके पास भी। उनको जगह मिलती है, वो अपनी झुग्गी डाल लेते हैं। इसकी भी बहुत चीज़ें हैं जिस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते हैं। और इसमें एक और चीज़ आती है अफोर्डेबल हाउसिंग की, कि क्या कोई ऐसी स्कीम आ सकती है कि इन लोगों को रिलोकेट कर दिया जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक ब्यूटिफिकेशन भी मैटर करती है एक राजधानी के लिए, लेकिन आप उनको ये भी नहीं बोल सकते आप यहाँ से चले जाइए जी। तो इसका क्या मिडिल ग्राउंड है जो सरकार निकाल सकती है? देखिए, दिल्ली तो सबकी है और दिल्ली को बढ़ाने में जो लोग झुग्गी में रह रहे हैं जी, उनका भी कहीं ना कहीं योगदान है। बिल्कुल, हमारे लेबर सारी वहाँ से काम तो वही करते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो मान सम्मान की ज़िंदगी जिए, इसके लिए ज़रूरी है एफर्ट्स के लिए जी। जहाँ अब तक आपने अफोर्डेबल हाउसेस की बात की, अब प्रधानमंत्री ने कालका जी में 3400 फ्लैट दिए बना के। आज जेलरवाला बाग में हमारे फ्लैट बन के तैयार हैं, कठपुतली कॉलोनी में तैयार हैं, रैंदा नगर में। लेकिन इतने प्रयासों से दिल्ली का रास्ता नहीं निकलता, क्योंकि बड़ी मात्रा में ये हमारे जो झुग्गी वाले भाई बहन हैं, ये जिस अवस्था में रह रहे हैं वो मान सम्मान की ज़िंदगी नहीं है। और आपको इस पूरे पहलू को मानवीय दृष्टिकोण से देखना होगा जी। इनको पक्की छत मिले, बिल्कुल, इनके बच्चों की शिक्षा का प्रबंध हो और इनके लिए स्वास्थ्य की सुरक्षा हो। तो मुझे लगता है कि ये लोग भी वहाँ रहना पसंद नहीं करते, ये भी अपने बच्चों को बड़ा देखना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम इनको आत्मनिर्भर करें। अब आत्मनिर्भर करने के लिए भी रोजगार देना है। बिल्कुल। तो अभी माननीय प्रधानमंत्री ने स्वनिधि के नाम से, जैसे दिल्ली में लगभग 1.5 लाख लोगों को 10-10 हज़ार रुपये का एक राशि दी है कि अब अपना रोजगार शुरू करें। हम काम मांगने वाले नहीं, काम देने वाले बने, लोग अपने पैरों पे खड़े हों। उस दिशा में केंद्र सरकार तो काम कर रही है, लेकिन अगर झुग्गी वालों को एक वोट बैंक के रूप में आप एक साजिश के रूप में बसाना चाहते हैं और उसमें भी अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाना चाहते हैं, बहुत मेजर, तो वो फिर दिल्ली के चरित्र के लिए भी खतरा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक प्लानिंग के साथ हम इनको बसा भी सकते हैं और इनका जीवन सुधार भी सकते हैं। अब जैसे नरेला में 50,000 फ्लैट बन के तैयार पड़े थे, आज वो खंडर की हालत हो गई। 50% शेयर केंद्र सरकार का है, 50% दिल्ली सरकार का है। केंद्र सरकार ने फ्लैट बना दिए,
लेकिन उसको मेंटेन करना और उसको तैयार करने का काम दिल्ली सरकार का था, वो नहीं किया। आज वो करोड़ों रुपया बर्बाद पड़ा है। और हमने तो रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई आप अपना शेयर हमसे ले लो, कम से कम 50,000 लोगों को तो शिफ्ट कर दें। लेकिन दिल्ली की सरकार नहीं सुनती, क्योंकि उनको उसमें भी दिखाई देता है कि इसका क्रेडिट मोदी जी को ना मिल जाए। तो हमको क्रेडिट और डिसक्रेडिट से उठकर इनके जीवन को कैसे सुधारना है और कैसे ऐसी लाइफ देनी है जिससे वो भी स्वाभिमान से जी सके, तो मुझे लगता है दिल्ली सुधर सकती है। बिल्कुल, जैसा आपने एग्जाम्पल दिया ना, जैसे ये कहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने हमेशा मुस्लिम्स को नीचे ही रखा कि इनको बस नीचे रखो और इनसे वोट लेते रहो डरा डरा के। सेम चीज़ ऐसा लगता है केजरीवाल दिल्ली के जितने भी स्लम ड्वेलर्स हैं उनके साथ कर रहे हैं। मतलब अभी भी कहते हैं कि पानी की समस्या, जैसे वाटर पाइपलाइन अभी भी हर जगह नहीं पहुंची, बट उसको मार्केट ऐसा करते हैं वो जैसे। मैं पिछले 23 हफ्तों से एवरी संडे क्लस्टर्स में जा रहा हूँ। जी, मैं देखता हूँ आपकी वीडियोस। और इस संडे भी हम रात को नाइट हॉल्ट करने वाले हैं। हम उनसे एक ही सवाल पूछते हैं कि 10 सालों में आपको अरविंद केजरीवाल ने दिया क्या है? तो सिर्फ झूठे वादे और इलेक्शंस के दिनों में जो शराब का खेल होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ सीवर भरे हुए हैं, बच्चे गिर जाते हैं, बुरी हालत है। और जहाँ तक पानी की आपने बात कही, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नल से जल की योजना चलाते हैं। जल ही जीवन के नाम से हमने पूरे हिंदुस्तान में पानी देने का काम किया है। तो दिल्ली में क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि वो इम्प्लीमेंट। उसका तरीका है ना, जब ये सत्ता में आए थे तो इतनी मोटी मोटी फाइल दिखाते थे हाथ हिला हिला के कि जल बोर्ड में इतना घोटाला है, टैंकर माफिया, टैंकर माफिया है। जितने टैंकर शीला दीक्षित की सरकार में नहीं चलते थे, उससे दुगने टैंकर अब चलते हैं। बिल्कुल। और उसी टैंकर माफिया को पालने का काम अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक कर रहे हैं। उनके विधायकों के नाम आते हैं। और अगर नल से पानी नहीं आ रहा है तो मैं एक सवाल बार बार पूछता हूँ। ये मेरी राजधानी है जहाँ एक एक बूंद के लिए हमने लोगों को लड़ते हुए देखा है, हत्याएं होती देखी हैं पानी के लिए। एक टैंकर जब आता है तो कैसे लोग टूटते हैं। बिल्कुल। कितना उन माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार होता है, वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वही पानी प्लास्टिक की बोतल में कैसे अवेलेबल है? आप खरीद के वो पानी ले सकते हो, तो फिर इसका मतलब पानी की कमी नहीं है, हमारे सिस्टम में कमी है। हम चाहते ही नहीं कि लोगों को पानी मिले। आपने कहा कि हम हर घर में नल देंगे, फ्री पानी देंगे। फ्री पानी तो तब देंगे ना जब पानी आप पहुंचाएंगे। पानी पहुंचाने, मैं जितनी झुग्गियों में जाता हूँ सब लोग रोज 20 से 30 रुपए का पानी परचेज करते हैं। बिल्कुल सर, ये तो है। तो जितना आप उनको सुविधा देने की बात करते हैं उससे ज़्यादा तो उनका नुकसान कर रहे हैं। और फिर पानी की जो स्थिति है, अभी सेंट्रल वाटर बॉडी की एक वो आई थी रिसर्च कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पिछले 1 साल में, मैं दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल कह रहा हूँ, अभी प्राइवेट नहीं गिने मैंने, पिछले 1 सालों में 20,700 लोग सिर्फ गंदा पानी पीने से मरे हैं, जो पानी नलकों में आ रहा है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया, वो रिपोर्ट गोपाल राय के पास पड़ी है, 3 महीने से वो सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। ये भी कहा गया है कि दिल्ली में जो पानी आ रहा है आरओ फिल्टर होने के बावजूद भी वो पानी पीने लायक नहीं है। 25%, 25% पानी ऐसा है। और आज मैक्सिमम लोगों को जो बोन्स की समस्या है या दांतों में जो समस्या है पानी की, उसका बहुत बड़ा रीज़न पानी है। तो बेसिक चीज़ें भी अगर हम जनता को नहीं दे पाए, पानी से बेसिक तो कुछ और हो ही नहीं सकता। और दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी तो जल बोर्ड 600 करोड़ के फायदे में था, ऐसा हम सुनते हैं। आज ऑन पेपर वो 73,000 करोड़ के लोन पर है, घाटे में है। वो 73,000 करोड़ रुपया खर्च कहाँ हुआ उसका कोई हिसाब नहीं देता। सीएजी रिपोर्ट नहीं रखते हैं, ऑडिट नहीं करवाते हैं। तो पूरे सिस्टम को खोखला करने का काम, दिल्ली को बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 10 सालों में किया। सर, अभी आपने खोखला करने की बात करी सिस्टम को, एक बहुत न्यूज़ मीडिया में चलता है जैसे रेवड़ी पॉलिसी है, उसको पॉपुलिस्ट स्कीम कह लो, जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस दैट। इसकी वजह से रिसेंटली जैसे अभी केजरीवाल जी ने 2100 रुपये फॉर एवरी वुमेन स्कीम भी निकाली यहाँ पे हर महीने। इसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन आ जाता है एक्सचेकर के ऊपर, दिल्ली के ऊपर, यहाँ के फंड्स के ऊपर। लेकिन
इसको टैकल करने के लिए जो बाकी पार्टीज भी है उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा करना ही पड़ता है। ये हम पूरे इंडिया में देखते हैं, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा। इसका सर एज अ यंग सिटीजन मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या समाधान है? आप लोगों की मदद करें, ज़रूर करें, बट सिर्फ वोट लेने के उस पर मदद करने में बहुत फाइनेंशियल इश्यूज भी आ जाते हैं एक इकोनॉमी के अंदर। आपको अरविंद केजरीवाल का सिस्टम समझने की ज़रूरत पड़ेगी। मदद करना और खैरात बांटना दोनों में फ़र्क है। कोविड में लोग परेशान हुए, लोगों के पास रोज़गार नहीं था, और मेरे हिंदुस्तान के गरीब भाई बहन परेशान ना हो तो प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना शुरू करते हैं और हर गरीब को राशन मिले, उसको सुनिश्चित करते हैं ताकि उसका जीवन यापन चलता रहे। लेकिन रेवड़ी शब्द जो है, ये ऐसे लगता है कि मेरे पास बाप दादा की कमाई है और मैं कुछ भी बांट रहा हूँ। ऐसा नहीं है जी। दिल्ली का अपना एक बजट है जी। उस बजट में डेवलपमेंट वर्क के लिए जगह है, उस बजट में समाज कल्याण के लिए जगह है, उस बजट में भविष्य की दिल्ली कैसी है उसके लिए जगह है। तो आपको उसमें से कोई रास्ता निकालना है कि हम लोगों की मदद कैसे कर सके। लेकिन मैं ये करूँगा, अभी भी आप देखिए कल जो उन्होंने बोला मैं, हाँ, जहाँ ये मैं आएगा वहाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार आएगा, झूठ आएगा। बिल्कुल। अब वो 2100 रुपये की घोषणा कर रहे हैं, करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब में 2 साल से उनकी सरकार है। पंजाब में उन्होंने कहा था, चुनावी वादा था कि मैं सरकार में आते ही हर महिला को 1000 रुपये दूंगा। पूछिए जाके, नहीं है किसी को मिले हो तो। दिल्ली में लोकसभा का चुनाव था, ये श्रीमान तिहाड़ जेल से जमानत पे बाहर आए और पूरी गाड़ी में घूमते रहे दिल्ली में मार्च के महीने में कि आप लोकसभा में हमें 7 सीटें जिता दीजिए और आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, हम सितंबर से आपके महीने में 1000 रुपये डालना शुरू कर देंगे। आज दिसंबर हो गया, किसी एक महिला के अकाउंट में एक पैसा नहीं आया। तो आपको सिर्फ वोट लेने हैं, आपको झूठ बोलना है, और जब 2100 रुपये की घोषणा भी कर रहे हैं तो उसका प्रावधान बजट में नहीं है। कल मैं इनका इंटरव्यू देख रहा था तो खुद ही बोले कि हमने बोल तो दिया है, लेकिन अगर हम सरकार में आ भी गए तो हमें दोबारा कैबिनेट में अप्रूव करना पड़ेगा। तो फिर कल क्यों ड्रामा किया? और फिर कैबिनेट में जो अप्रूव किया, मुझे बता रहे थे सरकारी अफसर कि वो जो नॉर्म्स होते हैं कि 72 आवर्स पहले देना होता है, वो आपने पूरा नहीं किया ताकि वो फाइल जानबूझ के रुक जाए, फिर आप दोष लगाए कि देखो जी उपराज्यपाल ने करने नहीं दिया। तो अगर काम करने की नीयत होती तो पूरे कानूनी प्रावधान के साथ करते। करना नहीं है, आरोप लगाना है। बिल्कुल। इसलिए कल जिसे कहते हैं जल्दबाजी में ये घोषणा की है। अगर अरविंद केजरीवाल को योजनाओं के बारे में समझना है तो बीजेपी शासित प्रदेशों का मॉडल देखें। अगर हम मध्य प्रदेश में लाडली योजना चला रहे हैं, अब से तो नहीं चला रहे, नहीं, 10 साल से चला रहे हैं, लगातार हर बहन बेटी को सुविधा मिलती है, लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? उसकी पढ़ाई पे, उसके डेवलपमेंट पे। छत्तीसगढ़ में हम मातहरी योजना दे रहे हैं, उड़ीसा में हम सुभद्रा योजना दे रहे हैं, महाराष्ट्र में लाडकी योजना दी हमने, हरियाणा में भी हम लाडो योजना दे रहे हैं। तो हमारा बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम अपने बजट में से उस प्रोविज़न को निकाल के कि कैसे उनको हम उनके पैरों पे खड़ा करें, वो एक तरीका है। लेकिन ये जो कहता है कि मैं तुम्हें इतना लापरवाह और जिसे कहते हैं आराम प्रस्त बना दूंगा कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है और तुम लोग मेरे टुकड़ों पे पलो, ऐसा हो नहीं सकता। दिल्ली तो देश की कैपिटल है। बिल्कुल। आपको समाज कल्याण की योजनाएं जितनी भी चलें वो चलानी चाहिए, और हम भी ये मानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आती है तो समाज कल्याण की जितनी योजनाएं, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, इन सबों में सरकार वैसे ही मदद करेगी जैसे इन लोगों की अपेक्षा है। लेकिन आप ये कहो कि आप मेरे दरवाजे पे आके बैठो और हाथ फैलाओ, तो ये तरीका ठीक नहीं। मैं बहुत है केजरीवाल में। क्या सर आप इतने समय से पॉलिटिक्स में हैं, क्या जब इतनी जल्दी इतनी सारी, मैं सक्सेस ही बोलूँगा अगर चीफ मिनिस्टर है तो, या अब तो नहीं है बट थे, क्या ये नेचुरल है आना, या ये
क्या आप भी आसपास, आपने भी इतने समय से देखा है कि आ जाता है एक बिना गुरूर? बिना बिना मेहनत के जब आपको सत्ता मिलती है तो उसका गरूर तो दिमाग में चढ़ना ज़रूरी है। और आपने कहा कि वो अभी मुख्यमंत्री नहीं है, मैं आपको ठीक करता हूँ, वो आज भी मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है वो तो वो तो कंपल्शन है उनका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी गाइडलाइंस हैं कि आप सरकारी दफ्तर में जा नहीं सकते, साइन नहीं कर सकते। और ये बार बार जो कहते हैं कि फिर आएंगे, तो आके क्या करेंगे? सही बात। क्योंकि आप ऑफिस तो जा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो बदल नहीं जाएगा। और मेरा ये मानना है कि शराब में जो घोटाला हुआ है जी। वो कानून का प्रावधान है कि आप लोग बेल पर हैं, लेकिन बेल पर बाहर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपराध मुक्त हैं। जी। वो कानून की चक्की जरा धीमा पीसती है, लेकिन जब पीसती है तो तो पूरा 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 पिसती है। पूरा पीसती है उसको। अभी जो हमारे जस्ट द फेस बोलेंगे कि जो सिर्फ शक्ल अभी है, आतिशी मारलेना जी, अभी आज पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था आज के दिन ही, और जो आतिशी के पेरेंट्स हैं उन्होंने अफजल गुरु की मर्सी के लिए एप्लीकेशन दी थी। उस पर आतिशी मार लेना कुछ नहीं बोलेंगी। बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनको सफाई देनी चाहिए कि क्यों उनके पेरेंट्स ने बिल्कुल। एक आतंकवादी जिसने आज हमारे इतने भाई बहनों को शहीद किया और हमारा जो प्राइड है पार्लियामेंट, उस पर हमला करने का काम करवाया था, उसकी मर्सी एप्लीकेशन पे साइन किए थे। बिल्कुल। तो जो सोच है ना इस पूरी आम आदमी पार्टी की, उसमें आतिशी मार लेना हो या अरविंद केजरीवाल हो, ये वो सोच है जो देश को तोड़ने की और एक समाज को छिन्न भिन्न करके कैसे हम अपना लाभ उठा पाएँ, जिसे हम अनार्किस्ट कहते हैं। ये वो सोच है जो देश के टुकड़े करने का काम करती है, समाज को तोड़ने का काम करती है। नाम में ही मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है, वो तो अब छुपाती है, दिखाते नहीं। अब तो वो मंदिरों में जा रही है, टीका लगा रही है, बता रही है कि वो भी कितनी। इसलिए तो मैंने देखा एक उनका वीडियो चल रहा था जिसमें वो जय श्री राम लेना नाम लेने के बाद माफ़ी भी मांगती है कि मुझसे गलती से नाम लिया गया। तो दिल्ली की जनता इस सच को समझती है, इनका असली चेहरा जो है और इसके पीछे कितनी विदेशी ताकतें छुपी हैं इनको चलाने के लिए, वो दिल्ली की जनता समझती है। एक चीज़ और मैं नोटिस करा है कि जितने आम आदमी पार्टी के काफ़ी सारे एमएलएज और लीडर्स हैं, ये लिटरली गुंडे बन गए हैं। इनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है अब। मैं हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं या हमारे यहाँ के जो काउंसलर भी है, दोनों लेडीज़ हैं, उनको, जैसे आपने कहा आप झुग्गी में जाते हो, मैं भी जाता हूँ। मैं बस्तियों में जाके जो भी अपना काम कर सकता हूँ थोड़ा बहुत करता हूँ, और मैं वहाँ देखता हूँ कि इतना बुरा हाल हुआ है कि आप तो जाते ही हो। तो मैंने काउंसलर को कॉल किया कंप्लेंट करने के लिए। मैंने कहा कि जी आप यहाँ देखिए, ऐसी ऐसी बात है, आप प्लीज़ यहाँ आइए। और मैंने हमारे जो लोकल शांति निकेतन वसंत विहार का ग्रुप है उसमें भी डाल दिया। तो काउंसलर का हस्बैंड, ये रिजर्व सीट हो गई थी, तो काउंसलर के हस्बैंड का मुझे कॉल आया लिटरली थ्रेट करते हुए कि आप ये ग्रुप से हटाइए और आप एक महिला से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैंने कहा आप मेरे साथ एक वुमेन कार्ड मत खेलिए, शी इज़ माई काउंसलर, यू आर नॉट। मेरे को ये दिक्कत है, ये वहाँ स्लम वाले लोग कह रहे हैं, बस्ती वाले लोग कह रहे हैं कि एक बार काउंसलर ने एंट्री भी नहीं मारी, मैंने वो सेम चीज़ ग्रुप में डाल दी और आप मुझे ही थ्रेट कर रहे हो। तो इनको इतना ज़्यादा वो इनके अंदर जैसे गुंडागिर्दी आ गई है कि भाई हम किसी की नहीं सुनेंगे। दिल्ली का जो करेक्टर है ना, हमने तो पहली बार देखा दिल्ली में ऐसे लोग कि दिल्ली की जनता ने जिस विश्वास के साथ इनको वोट दिया, इन्होंने उसे तोड़ने का काम क्या, इन्होंने लूटने का काम किया। आप काउंसलर्स की बात करें, इनके एक विधायक नरेश बालियान अभी मकोका में बंद है जी। अब जो जानकारी मिल रही है वो बड़ी हैरान करने वाली है कि वो जो लोग उनके आसपास काम करते हैं, जो लोग उनके लिए वोट मांगते रहे, जिन लोगों ने उन्हें जिताया, वो उनकी वर्थ पता करते हैं कि इनके पास वेल्थ कितनी है जी। और जब उन्हें लगता है कि हाँ इसके पास इतने पैसे हैं, तो वो विदेशों में बैठे हुए जो लोग हैं उनसे टाई अप करते हैं कि तुम इन्हें धमकाओ, ये मेरे पास आएंगे, इतने पैसे तुम्हारे, इतने पैसे हमारे। ये रैकेट चल रहा है दिल्ली में, ये रैकेट चल रहा है दिल्ली में। और ये अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे उसके विधायक कर रहे हैं। ये एक नहीं, ऐसे अनेकों हैं। बिल्कुल। तो जो कॉरपोरेटर्स की बात कर रहे हैं या बाकी विधायकों की बात करें, दिक्कत क्या है कि उस हवा में ऐसे ऐसे लोग भी इनके साथ जुड़े जिनका मुझे लगता है करेक्टर भी
आपराधिक था। और लेकिन अब वो जीत गए तो उसके बाद जो उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू किए हैं, तो दिल्ली की जनता को तो लूटा ही है, दिल्ली का एक जो सौहार्द था वो भी ख़त्म करने का काम किया। और ये दुखद है कि मैंने जैसे पहले बताया कि राजनीति में जो सेवा करने वाले लोग हैं, जो राजनीति को ठीक करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक था आम आदमी पार्टी। बिल्कुल सर, मैं वापस कुछ दिल्ली की समस्याओं पे आऊँगा। एक बहुत बड़ी समस्या, अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं, वो है यहाँ का ट्रैफिक, जिसका समाधान दिखने को मिल ही नहीं रहा है। बीच में कुछ सालों पहले लगा था कि ट्रैफिक इम्प्रूव हुआ है, बट पिछले 3 4 5 सालों में ट्रैफिक की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्या उपाय है? हम इस ट्रैफिक के जाल से, सारे मेट्रो सिटीज़ में थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो होता ही है, पर 2 2 घंटे, 2.5 2.5 3 3 घंटे कहीं भी जाने में लगना, ये एक टाइम वेस्ट भी है, एनर्जी वेस्ट भी है और मनी वेस्ट भी है जनता के लिए। इसको कैसे टैकल करें हम? अच्छा, सोचिए आप कि अगर दिल्ली में केंद्र सरकार ने इस आउटर रिंग रोड का निर्माण नहीं किया होता, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे नहीं बनाए होते, मेरठ एक्सप्रेसवे नहीं बनाया होता, अभी जो द्वारका क्या शानदार एक्सप्रेसवे है वो नहीं शानदार बनाया होता, तो दिल्ली की क्या हालत होती। आज दिल्ली में 70-80% जो कमर्शियल व्हीकल हैं, बड़े बड़े ट्रक, वो बाहर बाहर से चले जाते हैं। नहीं तो मैंने तो वो समय भी देखा है कि अगर यूपी से किसी ट्रक ने हरियाणा जाना है तो पूरी रोहतक रोड को वो पूरी लाइन जाम रहती थी और वो निकलते थे। और दुनिया भर का पोल्यूशन दिल्ली में रहता था। पोल्यूशन अब भी है दिल्ली में। दिल्ली को ट्रैफिक और पार्किंग, इन दो समस्याओं से जूझना है। अब दिल्ली में सड़कों का जाल कितना बढ़ा सकते हैं आप? मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा तो क्या बढ़ेगा। बिल्कुल। लेकिन अभी भी केंद्र सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन दिल्ली को डिसिप्लिन होने की भी ज़रूरत है। और जब तक हम सामूहिक जो हमारी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे। अब आप सोचिए, हमने मेट्रो मदनलाल खुराना और अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे शुरू की, उस समय क्या प्लान था? अगर आज ये मेट्रो नहीं होती तो कोई इमेजिन ही नहीं कर दिल्ली सकते। रहने लायक ही नहीं थी। बिल्कुल। दिल्ली तो बर्बाद हो सब जाती। छोड़ के चले जाते अभी हैं। मैं देख रहा था कि 18 नवंबर शायद डेट है 2024 की, उस दिन अराउंड 79 lakhs पीपल ने एक दिन में ट्रेवल किया मेट्रो में। अगर वो लोग सड़क पे उतर आए तो क्या हाल होगा बताइए। जंगल हो जाएगा दिल्ली तो ऐसा। और वो मतलब जिसे कहते हैं कि लोगों की भीड़ सारी सर दिखेंगे। तो दिल्ली में जो हमारा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है इसको सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। अब फेम के तहत केंद्र सरकार ने बसें दी दिल्ली को, लेकिन दिल्ली का अपना कंट्रीब्यूशन क्या है? ज़ीरो। कुछ नहीं है। और स्थिति ये है कि जो बैटरी बसेस दी हैं, जो मेरी जानकारी मुझे मिल रही है, उसमें से आधी से ज़्यादा इसलिए खड़ी हैं कि बैटरी को रिचार्ज करने का टेंडर नहीं हुआ है। ये स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है। तो आपको पोल्यूशन से भी बचाना है दिल्ली को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी ठीक करना है, और लोगों के रोज़गार पे इसका असर ना पड़े उसकी भी चिंता करनी है, जो हमारे ऑटो रिक्शा चालक हैं या टैक्सी चालक हैं। तो दिल्ली को आपको धीरे धीरे आपको ऐसी सोच पैदा करनी पड़ेगी कि जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो कैसे कम्युनिटी सर्विसेज का उपयोग करें, कैसे हम जो चीज़ें हमारे पास हैं। अब जैसे मैंने भोपाल और अहमदाबाद में देखा था, वहाँ BRTS जो रूट है वो सक्सेस हुआ। बिल्कुल। अब दिल्ली में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन इस सरकार ने आते ही बिना किसी स्टडी के उसको रिमूव कर दिया। होना ये चाहिए कि साइकिल ट्रैक, रिक्शा वाला और किस एरिया में कौन सा व्हीकल मूवमेंट हो सकती है, उसके हिसाब से आपको पूरे ट्रैफिक को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और आगे 25 या 50 साल बाद, मैं तो 25 भी नहीं 50 साल बाद दिल्ली की जो हालत होने वाली है उसके लिए अभी से तैयार करना पड़ेगा दिल्ली को। हम बाहर भी जाते हैं सर, बड़ी मेट्रो सिटीज़ में यही सिस्टम रहता है कि सबका एक अलग सिस्टम है, उन्होंने अपने ट्रैफिक को इस तरीके से अरेंज करा हुआ है। जब तक हम आखिरी जो आदमी घर से निकल रहा है ना, उस तक हम परिवहन सुविधा सरकारी नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये समस्या रहने वाली है। बिल्कुल।
और उसके लिए फिर मैं वही कह रहा हूँ, इसके लिए ज़रूरत है विज़न की, चेंज की। प्लानिंग की, और एक ऐसे चेंज की जो लोगों को भी समझ में आए कि भाई ये दिल्ली मेरी है, मुझे इस दिल्ली को बचाना है, तो उसके लिए मुझे भी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिल्कुल। आई थिंक बसेस बहुत एक बड़ा पार्ट प्ले कर सकती है, जैसे मेट्रो करती है, बसेस भी करती है। जैसे मेरे को ऑफिस जाना होता है, अगर कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मेरे को दिख रहा है गूगल मैप्स में, यहाँ से रजौरी, जबकि ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो मेट्रो लेते हैं, सीधी पिंक लाइन ली और मायापुरी उतर के वहाँ से 1 मिनट ऑफिस है। इनफैक्ट मैं भी मेट्रो यूज़ करता हूँ। जी अब जी मुझे मेरे प्रोग्राम अगर द्वारका की तरफ है या कहीं है तो मैं मेट्रो में जाता हूँ, जी। क्योंकि मुझे मालूम है 20-25 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा। बिल्कुल। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, दिल्ली को एक तरह से अपनी सोच में ये भी लाना पड़ेगा कि जो सुविधाएं हमारे पास है, एक तो उसको ठीक से उसका यूटिलाइजेशन करें। अब दिल्ली सरकार ने कितनी बसें दी, मैंने कहा 0, लेकिन दिल्ली में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ठीक हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, लोगों को चीज़ें उनके घर के पास मिल जाए, तो मुझे लगता है हम दिल्ली में ट्रैफिक समस्या ठीक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ दिल्ली की रोड्स को ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत, उस पे तो आएंगे सर, वो तो अपने आप में ही क्योंकि बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रोड से भी होता है। बिल्कुल। मैंने अभी आपकी एक बात पकड़ी सर, मैं ना अभी 6 महीने पहले बाहर विदेश घूमने गया था, स्विट्ज़रलैंड। तो वहाँ पे ना मैंने देखा कि जिस तरीके की साफ सफाई थी, लोगों के अंदर डर था लॉ एंड ऑर्डर का। मेरे को अभी तक लगता था कि ये जो साफ सफाई है ये बहुत बड़ा सिविक इशू है, लेकिन ये सिविक इशू से ज़्यादा बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। अगर सर लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग हो जाए, मेरा ऐसा मानना है, तो अगर आपके अंदर डर है कि अगर मैंने यहाँ पे ये गलत काम कर दिया है, ये रूल तोड़ दिया, सड़क पे ऐसा कर दिया, तो मेरे को कोई है जो मेरे को पनिश करेगा इसके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिविक इश्यूज में हेल्प करने के लिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो ज़रूरी है, लेकिन मेरा फिर भी मानना यह है कि सिविक इश्यूज़ में हम लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। हाँ सर, वो तो है ही बिल्कुल। मैं 89-90 की बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई में था, तो रात को मैं घूम रहा था, तो मेरे साथ मेरे एक मित्र थे, उनको पान खाने का शौक़ था। जी। तो उन्होंने पान खाया और वो चलते चलते थूकने लगे। तो एक मराठी मानुष थे, उम्र रही होगी उनकी मेरे ख्याल में उस समय 50-1 साल। वो आए उठ के चल के, मेरे उस मित्र को बोला कि थूकना है तो मेरे सर पे थूको, क्या बात है। ये मेरी मुंबई है, मेरे को अपनी मुंबई साफ चाहिए। ये बात मुझे आज तक याद है। ये इमोशन, तो ये इमोशन जब तक बहुत दिल्ली में ज़रूरी नहीं है, जगेगा। बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक डर की बात है, इंदौर में मैंने देखा है कि जब सैनिटेशन की गाड़ी आती है तो लोग अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ इनिशियली इस तरह की व्यवस्था की गई लॉ एंड ऑर्डर की कि अगर कूड़ा निकलेगा तो इतने हज़ार का चलाना, इतने हज़ार का चलाना। शुरू में 6 महीने सख्ती करने के बाद अब वो चीज़ें यूज्ड टू हो गई। अब लोगों को लगता है कि हमें करना ही है। नहीं, बिल्कुल। हर शॉप में वहाँ कूड़े के डिब्बे पड़े हैं, गीला और सूखा कूड़ा अलग रखा जाता है, हर घर में ऐसा होता है। तो मुझे लगता है किसी भी शहर में अगर थोड़ी सख्ती के साथ चीज़ें सुधर सकती हैं तो उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। सर अभी हम दिसंबर में बैठे हैं, पिछले 2 महीने दिल्ली के लिए बहुत ही गंदे रहे। पिछले 5-6 सालों से तो रह ही रहे हैं, पोल्यूशन की इतनी बड़ी समस्या है। ऐसा कहा गया था, केजरीवाल जी ने कहा था कि आप पंजाब में भी हमें लाइए, हम आपका पोल्यूशन की समस्या हल कर देंगे। मेरे को साइनस की प्रॉब्लम है, मेरे लास्ट 2 महीने मेरे को पता है कैसे बीतते हैं ये 2 महीने जो होते हैं। ये इसका भी सर क्या सोल्यूशन निकाले, अगर बीजेपी भी सरकार में आती है तो ये एक बड़ी अगेन बेसिक चीज़ें हैं। ये एयर ब्रीथ जो आप कर रहे हो वो साफ़ होनी चाहिए, इससे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ख़त्म होती है। क्या इसका आप तो अभी यंग एज में हैं, मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हैं और मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ जी, फॉर्चुनेटली वहाँ एल्डर सीनियर सिटीजन ज़्यादा हैं जिनसे हम लगातार बात करते हैं। हर घर में एक ना एक सीनियर सिटीजन है और मैंने उन्हें घर में छुप के बैठते हुए देखा है। दिल्ली में आपने कहा पॉल्यूशन 2 महीने की, मैं कहता हूँ दिल्ली में पॉल्यूशन 2 महीने की समस्या है ही नहीं। दिल्ली में पॉल्यूशन 12 महीने की समस्या है और इस पर 24/7 365 दिन काम करेंगे तब दिल्ली को बचा पाएंगे। दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों होता है? जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आ रही है
3-4 रीज़न है जी। मेन। PM 2.5 जो हवा में लटकता रहता है इस मौसम में ख़ास तौर से, वो पैदा होता है धूल से। बिल्कुल। अब डस्ट को साफ करना है तो सिविक सोसाइटी का काम है, या फिर आपकी रोड अच्छी हो, क्योंकि गड्ढे होंगे तो सड़कें ठीक होंगी तो उस पर धूल मिट्टी नहीं जमेगी। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि एक जिस यूनिवर्सिटी के एरिया में जाके खड़े होकर बोलते हैं कि ये सड़क दिवाली से पहले ठीक हो जाएगी और दिल्ली की सारी सड़कें ठीक हो जाएंगी, वो सड़क आज तक ठीक नहीं हुई है। तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली की हालत क्या है। और मैं पीछे मेरा मुंडका जाना हुआ, मुंडका से नांगलोई का सफ़र अमूमन आधे घंटे का सफ़र है, आज 2 से ढाई घंटे लगते हैं, सिर्फ सड़क पर गड्ढे इतने हैं। तो उन गड्ढों को ठीक करने का काम किसका? वो सरकार का काम है, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पैसे चाहिए। 35% कमीशन लेते हैं इनके विधायक किसी भी टेंडर में, तो ठेकेदार काम कहाँ से करेगा? तो सही बात। पोल्यूशन ख़त्म करना है तो आपको रोड ठीक करनी पड़ेगी, डस्ट को हटाना पड़ेगा। उसके बाद जो मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको मोर और लेस आपको ये पेट्रोल और डीजल से बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल। और जितना व्हीकल से पोल्यूशन होता है उसको रोकना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो हम हवा में जहर देख रहे हैं उसका तो बहुत बड़ा रीज़न PM 2.5 मैंने आपको बताया। लेकिन अगर हम ग्रीनरी बढ़ाने के नाम पर हर बार कहते हैं 2 करोड़ पौधे लगा रहे हैं और दिखते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब या तो आप पैसे कमा लीजिए या आप लोगों को मरने के लिए छोड़ दीजिए। तो अरविंद केजरीवाल ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। मेरा ये मानना है पोल्यूशन पे एक विज़न के साथ 24 घंटे अगर काम करें 24/7 12 महीने तो पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और हमने कोविड में देखा गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, क्या हवा क्लीन थी, मजा आ गया दिल्ली में सांस लेके। स्काई भी ब्लू दिख रहा था। बिल्कुल, तारे दिख रहे थे रात को, दिल्ली में देखने को ही नहीं मिलते। तो चीज़ें कर सकते हैं लेकिन उसके लिए विजन चाहिए। इन्होंने टावर लगाया था ना एक, वो हाँ, जो टावर की कॉस्ट थी उससे ऑलमोस्ट 15 गुना कॉस्ट उसकी मार्केटिंग पे कर दी, जबकि उतने टावर ही लगा मार्केटिंग पे कर दी है। और वो खड़क सिंह मार्ग का टावर आज वो मकबरा है, जाके देखिए उसको, ताला लगा हुआ है, कोई काम नहीं करता। और 22 करोड़ रुपए उन्होंने उस पर खर्च किए। बिल्कुल। तो वो आपके और हमारे टैक्स के पैसे थे जो अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ अपने झूठे प्रचार पे खर्च किए। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, मेरा ऐसा मानना है, आप एक्सपर्ट्स हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बीजेपी का फेस बहुत जल्दी अनाउंस होना ज़रूरी है दिल्ली के अंदर, क्योंकि जनता को वोट देने से कुछ समय पहले ही पता लग जाए कि ये हमारे लीडर या चीफ मिनिस्टर होंगे। तो इस पे आपका क्या टेक है सर? देखिए, मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो हमारी पार्टी का डिसीजन रहता है। हमने राजस्थान में अनाउंस नहीं किया था, मध्य प्रदेश में अनाउंस नहीं किया था, हरियाणा में भी अनाउंस नहीं किया था, बाद में किया है। तो वो एक पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। और जहाँ तक बीजेपी के फेस की बात है तो बीजेपी का फेस तो हम अनाउंस कर चुके हैं। बीजेपी का जो फेस है वो हमारा कमल का निशान है, जिसके लिए हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं जी। और निस्संदेह बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता उस निशान को लेकर चुनाव लड़ेगा वो जीतेगा भी। और दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार बने। जनता अब बहाने नहीं बदलाव चाहती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है बीजेपी की सरकार बनेगी और दिल्ली की जनता ने अब मन बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, इस कॉन्वर्जेशन को होने दिया, एंड आपने किसी सवाल के लिए मना नहीं करा, और बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप कि दिल्ली का सुधराव हो एंड हम एक अच्छे विजन से दिल्ली को आगे लेके जाए, हम सारे दिल्ली वासी। बस मैं यही चाहूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस दिल्ली को दिल से जीने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और एक दिल्ली वाला होने के नाते मेरा मानना है कि हम दिल्ली को बेहतर दिल्ली बना सकते हैं जी। और जनता के आशीर्वाद से हम दिल्ली को बेहतर करके दिखाएंगे। ठीक है सर, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू सो मच।